हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। तो मैं आपके सामने अभी साइंस का जो पेपर है वो सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 में एग्ज़ाम हुआ था आपका जुलाई में। उसकी शिफ्ट जो दूसरी शिफ्ट थी उसका ये पेपर है। कल मैंने साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन कराए थे आपको, उसी पेपर के मैथ साइंस का ये पेपर है। इसमें कितने 30 क्वेश्चन है साइंस के, और ये जो 30 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे ये मतलब सभी कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें जो है 20 से 22 क्वेश्चन तो आपके साइंस के मिलेंगे, और करीब 8 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन आपको टीचिंग मेथड के टीएम के मिलेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों को कराऊंगा, टीचिंग मेथड भी कराऊंगा और साइंस भी कराऊंगा। ठीक है, तो मैं दोनों को कराऊंगा भैया। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि अपकमिंग आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है कितने को है, 20 अगस्त को। 20 अगस्त को जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम है उसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ज़रूर प्लीज़ इसको समझिएगा अच्छी तरह से और पूरी एंड तक देखिएगा। तो जो भी भाई बहन सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट पात्रता परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो भी मैथ साइंस से हैं मेरे भाई बहन, और SIRS वगैरह की उसकी करें, तो सब में साइंस सब में एक जैसी होती है। साइंस का कोई वो नहीं है कि भैया इसमें अलग होती है इसमें अलग होती है। साइंस सभी जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं अपने उसमें सभी में एक जैसी होती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, और जो भाई मेरे नए हैं वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर है 121। तो क्वेश्चन नंबर जो 121 है वो है, नीचे दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। जो चित्र दिया गया है आपको, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो यहाँ पर x है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बताओ कैसे करोगे। क्वेश्चन ये है, नीचे दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, ऑप्टिक्स चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। ये किससे, ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाश से, प्रकाश वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें अपन कैसे निकालेंगे, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो है चित्र दिख रहा है आपको, ये अपवर्तन का है या परावर्तन का है। तो आपको मैं बता दूं कि भैया जब कोई किरण आपतित होकर और वो किसी समतल सतह से टकराकर या दर्पण से टकराकर जब परावर्तित हो जाती है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण कब हुई, जब इसका परावर्तन हुआ तभी तो हुई। तो ये परावर्तित किरण है, इसलिए ये जो चित्र है वो किसका है, अपना परावर्तन का चित्र है। तो यहाँ पर परावर्तन हो रहा है, और परावर्तन का एक नियम आप जानते हो क्या, क्या होता है। परावर्तन का एक नियम होता है, कोण I बराबर कोण R होता है। कोण I बराबर क्या होता है, कोण R होता है परावर्तन में। तो ये देखिए, ये कोण I हो जाता है अपना, ये कोण R हो जाता है, ये अपवर्तन कोण हो जाता है, ये आपतन कोण हो जाता है, वो सॉरी परावर्तन कोण हो जाता है। तो अगर कोण I बराबर कोण R है, तो जितना कोण यहाँ पे ये है उतना ही तो ये यहाँ पे होगा। तो इधर कितना दिया हुआ हमें, 30 दिया हुआ है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर V हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 डिग्री आंसर आएगा आपका। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए कि ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। तो x का मान पूछ रहा है हमसे, ठीक है। और ये जो चित्र है वो परावर्तन का चित्र है, और परावर्तन में एक नियम होता है, कोण I बराबर कोण R। और ये जो होता है कोण I होता है, ये इधर वाला कोण R होता है, यानी कि ये अपवर्तन कोण होता है। ये आपतित किरण है, इसलिए ये क्या है, आपतन कोण है। अपवर्तन नहीं, आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। और ये होता है परावर्तन कोण। तो जब कोई किरण इधर से आती है और परावर्तित हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, परावर्तन होता है। अगर ये जो किरण है वो नीचे जाती, दो माध्यम होते इधर, और ये किरण नीचे जाती तो वो अपवर्तन हो जाता, लेकिन ये अपवर्तन नहीं है। क्या है ये परावर्तन है। इसलिए कोण I बराबर कोण R होता है। तो जब कोण I का मान अपना 30 है तो कोण R का मान भी 30 हो जाएगा। इसलिए x की जो वैल्यू रहेगी वो अपनी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना 122 है वो है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसके 2 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो ये कह रहा है किसी ध्वनि स्रोत की जो आवृत्ति है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। और 50, जब कोई चीज़ हर्ट्ज में होती है, हर्ट्ज किसका वो होता है, मात्रक।
हर्ज हमारा जो मात्रक होता है वो होता है हमारा आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। तो आवृत्ति की जो वैल्यू दे रखी है वो 50 हर्ज दे रखी है। किसी ध्वनि स्रोत की जो आवृत्ति है वो 50 हर्ज है। तो इसके 2 सेकंड में कंपनों की संख्या पूछ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो मैं अगर ये कहूँ, अब मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं कि जो आवृत्ति होती है वो कहते कैसे हैं, तो आवृत्ति कहते हैं 1 सेकंड में जो चक्करों की संख्या होती है उसे अपन आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या जो होती है उसे अपन आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये कोई वो है और इसमें ये अपन की इधर से कोई तरंग जा रही है, तो इसकी जो 1 सेकंड में, तो मान के चलिए इसने 1 सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय की, या यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकंड में इसने कितने कंपन किए, कितने चक्कर लगाए, 1 सेकंड में कितने चक्कर, तो उस चक्करों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का जो वो होता है उल्टा होता है, वो क्या होता है, आवर्तकाल हो जाता है। यानी कि F बराबर होता है 1/T आवर्तकाल। ये क्या हो गया, 1 मिनट रुक जाइए आप, एक मिनट मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसके 2 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या होगी। तो मैं पहले आपको आवृत्ति बता रहा हूँ, आवृत्ति क्या होती है। तो आवृत्ति होती है 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। जैसे मान के चलिए ये कोई तरंग जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए इसने, 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाएगी वो उसकी आवृत्ति होगी। अब ये कह रहा है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, यानी कि 1 सेकंड में उसने जो चक्कर लगाए वो 50 लगाए, 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाए थे, ठीक है। ये पूछ रहा है 2 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी होगी। तो भैया 1 सेकंड में 50 है, तो 2 सेकंड में कितनी हो गई, 100 हो गई। 2 सेकंड में कितनी हो गई, 100 हो गई। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा कि जो एलईडी होती है वो प्रकाश कैसा उत्सर्जित करता है। एलईडी कैसा प्रकाश उत्सर्जित करता है, पहले तो मैं आपको बता दूं एलईडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होती है, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड होती है एलईडी की फुल फॉर्म। और ये पूछ रहा है कि जो एलईडी होती है वो किस प्रकार का जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो केवल हरा रंग, केवल लाल रंग, केवल पीला रंग। तो इसमें जो एलईडी होती है वो हरा रंग भी प्रदर्शित करती है, पीला रंग भी प्रदर्शित करती है और लाल रंग भी प्रदर्शित करती है। तो ये सारे कलर प्रदर्शित करती है कौन, एलईडी। और एलईडी इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। अब मैं आपको एलईडी की फुल फॉर्म 1 मिनट बता रहा हूँ, क्योंकि एलईडी की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो एलईडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट, LIGHT, लाइट एमिटिंग, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या होती है, फुल फॉर्म होती है भैया किसकी, एलईडी की फुल फॉर्म होती है ये, ठीक है। तो एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है, सभी प्रकार के प्रकाश उत्सर्जित करता है, हरा, पीला और लाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो सौर परिवार का, सौर परिवार क्या होता है, जो हमारा जो आसमान है, हमारा जो जहाँ पे सूर्य है, जहाँ से हमें सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, रोशनी प्राप्त होती है, तो वहाँ पर जो सौर परिवार है ऊपर, उसमें से इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, क्षुद्र ग्रह भी होता है, उल्काएँ भी होती हैं, उपग्रह भी होता है, धूमकेतु होता है। तो ये चारों ही सौर परिवार में होते हैं। तो आप कहोगे कि ये क्वेश्चन क्यों बनाया फिर, तो क्वेश्चन यही तो बात है, क्वेश्चन क्यों बनाया। तो भैया इसमें दिया गया था, बोनस दिया गया था इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया था क्योंकि इसमें ये चारों ही हैं और इस किसी एक को इसमें विलुप्त रखना था और वो हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता फिर उस कंडीशन में, ठीक है। तो इसमें बोनस दिया गया था। अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 125 पर। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है, क्वेश्चन नंबर 125 है, देखिए टीएम का क्वेश्चन है। टीएम मतलब टीएम इंटरनेशनल नहीं, टीएम का मतलब होता है टीचिंग मेथड, टीएम का मतलब क्या होता है, टीचिंग मेथड्स। तो ये टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। देखो प्रयोगशाला विधि क्या होती है, प्रयोगशाला विधि होती है कि जैसे अपन अपने लैब वगैरह में प्रैक्टिकल किए होंगे कभी, तो जब अपन लैब में गए, फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब में गए थे, तो वहाँ पर हमारे क्या हुए थे, प्रयोग हुए थे। तो प्रयोग हुए थे तो उसी पर आधारित है एक प्रयोगशाला विधि। तो उसमें क्या होता है कि अपन देखकर, सुनकर और प्रयोग करके, प्रयोग करते हैं ना,
तो वहाँ पर क्या करते हैं अपन, प्रयोग करके सीखते हैं, प्रयोग करके सीखते हैं, उसी को तो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। कहते हैं ना प्रैक्टिकल नॉलेज है भैया, किताबी ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है उसमें क्या होता है कि हम करके सीखते हैं उस चीज़ को। तो यही बात इसमें पूछ रहा है कि प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये करके सीखने पर आधारित है, यानी कि लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई डूइंग पर आधारित है प्रयोगशाला विधि आपकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक अपने आप में, ठीक है। तो इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 126 है अपना। क्वेश्चन नंबर 126 क्या है, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है, यानी कि ये पूछ रहा है संश्लेषित रेशा कौन सा है। तो एक तो होते हैं प्राकृतिक रेशे, एक होते हैं मतलब एक कोई चीज़ जो प्रकृति में विद्यमान है उसे तो प्राकृतिक कहते हैं, एक जो चीज़ मनुष्य ने बनाई है, इंसान ने बनाई है, उसको अपन क्या कहते हैं, संश्लेषित बोलते हैं उसको। और जो प्रकृति और मानव दोनों के मिक्सअप से मतलब बनी है उसे अर्ध संश्लेषित कहते हैं। तो जो ये पूछ रहा है निम्न में से संश्लेषित रेशा कौन सा है, यानी कि पूर्णतः जो मानव के द्वारा बनाया गया है ऐसा रेशा कौन सा है। तो ऊन जो होती है वो प्रकृति से मतलब है कि अपन को भेड़ वगैरह से प्राप्त होती है ना, तो उसको मानव थोड़ी बनाता है, तो कौन बनाता है, प्रकृति से ही प्राप्त हो रही है ना एक तरह से। और जो अपना कपास है वो खेतों में होता है, जो रेशम है वो भी अपना पेड़ पौधे वगैरह इनसे प्राप्त होता है। तो ये सारे जो तीनों हैं वो तो एज ए प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है संश्लेषित रेशा, तो संश्लेषित रेशा हमारा होता है नायलॉन। और नायलॉन होता है दो तरीका के होते हैं, एक तो होता है नायलॉन 6, एक होता है नायलॉन 66, ठीक है। तो नायलॉन होता है पूर्णतः संश्लेषित, और प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा था वो नायलॉन ही था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा, देखिए कितना सरल एंड स्वीट क्वेश्चन है। तो ये हमारा कि पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है, सिंबल ऑफ द पोटेशियम एलिमेंट। पोटेशियम एलिमेंट का सिंबल क्या है, तो बताओ क्या है। तो पोटेशियम का जो तत्व का प्रतीक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। के क्या होता है, पोटेशियम बोलते हैं इसको। हालांकि इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कैलियम होता है, कैलियम का के लिया गया है, कैलियम का के लिया गया है, पोटेशियम का पी नहीं लिया गया है इसमें, कैलियम का के लिया गया है, इसी को पोटेशियम बोलते हैं। और Na को सोडियम बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम, ऐसे ही Na जो सोडियम होता है उसे नाइट्रियम बोलते हैं, और जो के होता है उसे कैलियम बोलते हैं। और ये जो होता है इसमें पी जो होता है इसको फास्फोरस बोलते हैं, ये जो Pt होता है इसको प्लेटिनम बोलते हैं, और ये जो PO होता है इसको अपन पोलोनियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों क्लियर हो गए ना। तो पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या हो गया अपना, के हो गया। ओके, अब आ जाओ सब क्वेश्चन नंबर 128 पर। 128 क्वेश्चन, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा इनमें से। तो इनमें बहुत तगड़ा वाला क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है इनमें कि भैया ये होगा या ये होगा या ये होगा, कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन सा होगा। तो एक बात देखिए, आप इनको सूत्रों को निकालते कैसे हैं या बनाते कैसे हैं। भैया जो अपना एल्यूमिनियम होता है उस पर जो चार्ज होता है वो होता है Al+3 होता है। क्या होता है, Al+3 होता है अपना एल्यूमिनियम। और जो ये ये होता है NO3 होता है, वो होता है NO3-1। NO3 क्या होता है, -1 होता है। तो इनका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे होता है देखिए, वो होता है ऐसे, जैसे मैंने लिख दिया जो Al है उसको यहाँ पे लिख दिया, और इसका जो +3 है वो इसके नीचे लिख दिया। NO3 जो है इसका कितना होता है, -1 होता है, और इसका हमने -1 नीचे लिख दिया। अब इसमें प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है प्लस और माइनस से। इसका करा दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये जो 3 है वो तो जाएगा NO3 के नीचे लटकेगा, और जो 1 है वो लटकेगा Al के नीचे। तो 1 का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए लटकाने का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AlNO3 का होल थ्राइज, AlNO3 का होल थ्राइज इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, AlNO3 का होल थ्राइज। इसको आप याद रखिएगा, ऐसे निकालते हैं सूत्र, रासायनिक सूत्र। और मैं आपको कभी क्लास में बताऊंगा कि रासायनिक सूत्र वगैरह कैसे लिखते हैं, चार्ज कैसे निकालते हैं अपन, कैसे पता चलेगा इसका चार्ज कितना है, इसका कितना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आगे क्लास में आएंगी अभी। अब आ जाओ सब क्वेश्चन नंबर 129 पर। क्वेश्चन नंबर 129 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण
निष्पावन विधि, कौन सी विधि? निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अब आप निष्पावन विधि को तो मारो गोली। और इसका देखो इंग्लिश वर्जन होता है इसका विनोइंग मेथड। और विनोइंग जो होता है वो सब जानते हैं, जैसे कि जो गेहूँ वगैरह होते हैं उनमें से अपन जो भूसा होता है उसको अलग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विनोइंग कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? अन्न कण तथा भूसे का मिश्रण, अन्न कण तथा कंकड़ का मिश्रण, गीली मिट्टी तथा कंकड़ का मिश्रण, चीन मिट्टी तथा पानी का मिश्रण। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्न कण तथा भूसे का मिश्रण। ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा, अन्न कण तथा भूसे का। जो बिनोई मेथड होता है, बिनोइंग मशीन होती है ना यार, गाँव में देखी होंगी बिनोइंग मशीन जो होती हैं, उनसे अपन अन्न कण और भूसे को अलग करते हैं। ऐसे जो महिलाएं वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, सूप जो होता है उसमें से गेहूँ अलग करती हैं, और जो भूसा वगैरह होता है उसको अलग करती हैं, ऊपर से छान कर जैसे भी करना हो। तो वो विनोइंग मेथड होता है, उसमें अपन को अन्न और भूसा जो होता है वो अलग करना होता है, और कुछ नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 130। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 130 की बात करूँ तो क्या है कि निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन सा होता है? देखिए हमारे सूचक होते हैं, हमारे क्या होते हैं? सूचक होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर पूछ रहा है, इंडिकेटर होते हैं अपने। इंडिकेटर क्या करते हैं कि सूचक जो होते हैं वो हमें रंग वगैरह जो होते हैं उनकी जानकारी देते हैं, और रंग के आधार पर हम उन चीज़ों को पहचान पाते हैं, अम्ल या क्षारों को पहचान पाते हैं कि रंग के आधार पर ये क्या है, अम्ल है, क्षार है। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन सा है? अब वही बात, संश्लेषित का मतलब क्या हो गया? मानव निर्मित हो गया। तो नेचुरल और मानव निर्मित दो ही चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ लिटमस पत्र की, तो जो लिटमस होता है वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। लिटमस एक पदार्थ होता है, एक उससे लिटमस बनाया जाता है। दूसरा नाम है हल्दी, हल्दी भी प्रकृति की देन है। हल्दी जो है वो प्राकृतिक क्या होता है? सूचक होता है। गुड़हल की पंखुड़ियाँ भी प्राकृतिक सूचक होता है। लेकिन ये जो फिनोल फथैलिन होता है ना, फिनोल फथैलिन, ये जो फिनोल फथैलिन होता है ये संश्लेषित सूचक होता है आपका। क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर होता है ये फिनोल फथैलिन। फिनोल फथैलिन आपका क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। ओके ठीक है, मैं आपको लिटमस जो सूचक जितने भी सूचक हैं उनका एक पेज है, उनको मैं बता दूंगा आपके लिए, डाल दूंगा उस पर यूट्यूब पर। ठीक है, जितने भी सूचक हैं सारे हैं मेरे पास। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 131 की, क्वेश्चन नंबर 131 क्या है? हाँ ये है, हरित गृह गैसों का युग्म है। यानी कि जो हरित गृह हमारा होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, उसमें जो गैस होती है वो कौन कौन सी होती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जहाँ पर CO2 या नमी की जो कमी या फिर उसकी शुष्कता की कमी होती है, तो वहाँ पर एक कांच का वो लगा देते हैं, कांच का घर बना देते हैं। एक क्या बना देते हैं? कांच का घर बना देते हैं, उसमें पेड़ पौधों को उगा देते हैं। वहाँ पर उसमें पेड़ पौधों को क्या कर देते हैं? उगा देते हैं कांच के घर में। क्योंकि क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि वहाँ पर क्या है, वो ज़्यादा नमी ज़्यादा है, वहाँ पर नमी की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, नीचे नमी है। तो जैसे ही अपन इसको बनाएंगे ना कांच के घर को, तो जैसे सूर्य की किरणें आएंगी तो इसमें क्या कहाँ चले जाएंगी? अंदर चले जाएंगी, लेकिन वो अंदर से बाहर नहीं जाएंगी वापस। तो इसमें जो है क्या रहेगी? शुष्कता रहेगी। यानी कि क्या रहेगी? इसमें शुष्कता रहेगी, और जो कि नमी को क्या कर देगी? कुछ हद तक ख़त्म कर देगी। तो वहाँ पर पेड़ पौधे अपने ग्रो करते हैं। तो जब वो पेड़ पौधे इसमें ग्रो हो जाते हैं अच्छे प्रकार से, तो उनको बाहर लगा दिया जाता है। ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसमें जो गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसमें जो गैसों का युग्म होता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन इसके ऑक्साइड पाए जाते हैं। उसमें अंदर यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। तो जो कार्बन जो CO2 होती है वो पौधों के लिए क्या होती है? पौधों के लिए आवश्यक होती है। और नाइट्रोजन जो होती है वो मिट्टी में पाई जाती है। तो मिट्टी में जब जितनी मात्रा में नाइट्रोजन ज़्यादा होगी, उतनी उसकी क्या होगी? जो उर्वरकता है वो ज़्यादा अच्छी होगी उसकी। तो हरित गृह गैसों का युग्म कौन सा हो जाएगा इसमें? CO2 और NO2 वाला। ये आंसर सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते अपन क्वेश्चन नंबर 132 पर। क्वेश्चन नंबर 132 है अपना कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन कौन सा है? यानी कि ऑडियो विजुअल टीचिंग एड एमोंग द फॉलोइंग इज। तो अगर मैं बात करूँ श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन क्या होते हैं, देखिए 3 प्रकार के शिक्षण साधन होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं मैं बताऊँ आपको। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अपने श्रव्य, एक तो होते हैं अपने श्रव्य जिनको हम खाली सुन सकते हैं, एक होते हैं अपन के दृश्य जिनको हम खाली देख सकते हैं।
का मिक्सचर, यानी कि जिनको अपन सुन भी सकते हैं और अपन देख भी सकते हैं, जिनको अपन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको अपन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं? तो जैसे अपन के टीवी है, लैपटॉप है, यानी कि जिसमें चित्र भी चल रहे हैं और उसमें आवाज़ भी आ रही है, उसे बोलते हैं अपन दृश्य श्रव्य शिक्षण साधन। तो इनका जो प्रयोग है वो टीचिंग मेथड्स के रूप में किया जाता है। आजकल जो नवाचार हैं, अपने जो आधुनिक शिक्षा है, उसमें इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये पूछा निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन कौन से हैं? रेडियो, चार्ट, दूरदर्शन या श्यामपट्ट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो, रेडियो को खाली हम सुन सकते हैं, चार्ट जो होता है उसको हम खाली देख सकते हैं, दूरदर्शन यानी कि टीवी, इसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, और श्यामपट्ट यानी कि जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको खाली हम देख सकते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूरदर्शन। दूरदर्शन हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है हमारा, लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है? देखिए, पौधों का एक कुल होता है जिसे बोलते हैं अपन लेग्यूमिनेसी कुल बोलते हैं, उसे लेग्यूमिनेसी कुल बोलते हैं। और लेग्यूमिनेसी कुल जो होता है उसमें जो सहजीवी जीवाणु के रूप में जो पाया जाता है वो राइजोबियम पाया जाता है। कौन पाया जाता है भैया? राइजोबियम पाया जाता है। और मैं लेग्यूमिनेसी कुल के एक पादप की बात करूं तो उसमें अपना जो है मटर आता है। मटर का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, पेड़ नहीं कह सकते उसको, पौधा ही होता है मटर का। तो मटर का जो पौधा होता है वो जो होता है वो लेग्यूमिनेसी कुल में आता है, और उसकी जो जड़ें होती हैं वो सहजीवी जीवाणु के रूप में काम करती हैं, ठीक है। और सहजीवी जीवाणु के रूप में जो पाया जाता है वो राइजोबियम पाया जाता है। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 134 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 134 है वो है, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है? कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है? देखिए, जो पेड़ होता है, अपना पौधा होता है, उसके कुछ रूपांतरण होते हैं, आगे चलकर रूपांतरित हो जाते हैं वो। जैसे किसी में तना रूपांतरित हो जाता है, किसी में पत्ती जो है वो भोज्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित हो जाती है, किसी में जड़ भोज्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो ऐसे इनकी जो पार्ट्स होते हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण कौन सा है? क्या सलजम है, गाजर है, शकरकंद है, आलू है? तो ये जो तीनों होते हैं वो जड़ के रूपांतरण होते हैं। ये एकमात्र आलू जो होता है वो तने का रूपांतरण होता है। आलू जो होता है वो किसका रूपांतरण होता है? तने का रूपांतरण होता है अपना आलू, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 है आपका, निम्न में से एक सरल ऊतक है, यानी कि ये पूछ रहा है जो सिंपल टिश्यू है उसका उदाहरण कौन सा है? तो अगर मैं बात करूं, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो पेड़ पौधे में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो तो होते हैं किसके किसके उदाहरण होते हैं? ये किसके पार्ट होते हैं? ये होते हैं जटिल ऊतक के। ये किसके होते हैं? जटिल ऊतक के उदाहरण होते हैं। और सरल ऊतक का जो उदाहरण होगा वो कौन सा होगा? सरल ऊतक का जो उदाहरण होगा वो हमारा होगा स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा होगा? स्क्लेरेनकाइमा होगा सरल ऊतक का। इसी को क्या बोलते हैं? दृढ़ोतक बोलते हैं इसको, स्क्लेरेनकाइमा को, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दृढ़ोतक बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा को। तो जो पौधा होता है उसमें जो जल और भोजन का जो आदान प्रदान करते हैं, जल का आदान प्रदान कौन करता है? जाइलम करता है। और भोजन का जो आदान प्रदान करता है वो फ्लोएम करता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 136 पर। तो बात करूँ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 136 की, तो निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है इसमें। तो सबसे तगड़ा सबसे पहला ही होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, अपना जो CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसको लिखते हैं, उसमें जो C और O ये दोनों ही बड़े आते हैं, कैपिटल लेटर में आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, अगर मैं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट में जो C होता है वो तो होता है बड़ा, और जो O होता है वो छोटा होता है। ये फ़र्क होता है कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। तो हाँ, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो प्रदूषक होता है, मेथेन भी होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है। तो अपना ऑक्सीजन क्या नहीं होता? वायु प्रदूषक नहीं होता। अगर ऑक्सीजन ही वायु प्रदूषक हो जाएगा तो मरीज को क्या दिया जाएगा? बताओ आप। ऑक्सीजन तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए।
तो ऑक्सीजन जो होता है वो वायु प्रदूषक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 137, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 137 की, तो क्वेश्चन नंबर 137 है पवित्र उपवन पाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया था एकदम बकवास दिया था। हाँ भाई मैं पहले ही बता दूं, इसका कोई मतलब नहीं था साइंस में देने का। क्या मतलब था पवित्र उपवन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं पवित्र उपवन? मेघालय की खासी व जयंतिया पहाड़ियों में, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, या इन सभी में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इन सभी में। साइंस का क्वेश्चन है ही नहीं, ये मैथ में नहीं मानता साइंस का क्वेश्चन इसको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 है हमारा, कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरेसी रोग होता है? प्लूरेसी, तो जो प्लूरेसी रोग होता है, मैं पहले आपको बता दूं, जो प्लूरेसी रोग होता है, प्लूरोसी रोग के कारण ही अपनी जो है टीबी होती है। टीबी हो जाती है ना, टीबी। तो जो टीबी या प्लूरेसी रोग होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। और ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु जनित रोग होता है ये टीबी। तो टीबी जो है वो जीवाणु जनित रोग होता है, जो कि किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। इसे ही प्लूरेसी रोग भी कहते हैं। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, ठीक है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 है आपका, मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती हैं? जो मानव त्वचा जो होती है ना, अपनी त्वचा जो होती है, उसमें जो तेलीय ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियों के रूपांतरण होते हैं, जैसे तेलीय ग्रंथियों के रूपांतरण हो गए और भी होते हैं। तो तेलीय ग्रंथियों कौन से प्रकार की ग्रंथियां होती है वो तेलीय भी होती हैं? तो ये होती हैं होलोक्राइन प्रकार की। कौन से प्रकार की? होलोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां होलोक्राइन प्रकार की होती हैं, ऐसे ध्यान रख लेना आप। H4 ह्यूमन और H4 होलोक्राइन। H4 ह्यूमन, ह्यूमन यानी मानव, H4 होलोक्राइन, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा आपको। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 140 की, क्वेश्चन नंबर 140 है अपना, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसको तो बच्चा जानता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रतौंधी। लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे उसको बच्चा नहीं जानता, बल्कि कोई वयस्क ही जानता है। तो विटामिन ए जो होता है उसका जो नाम होता है वो क्या होता है? बताइए आप कमेंट में बॉक्स में मेरे में आप बताइएगा कि विटामिन ए जो होता है उसे क्या कहते हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ। विटामिन ए को बोलते हैं अपन रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। और रेटिनॉल की कमी के कारण ही क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। और अगर मैं बात करूं कि भैया जो विटामिन ए है वो किस किस चीज़ में पाया जाता है, तो विटामिन ए जो अपना होता है वो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं आपके, तो वो होता है कोड लीवर ऑयल में। किस में होता है? कोड लीवर ऑयल में होता है। कोड लीवर ऑयल मतलब जो मछली होती है ना, मछली जो होती है उसका जो लीवर होता है और उसका जो तेल होता है, उसमें जो है विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए गाजर में भी पाया जाता है और अपना आम में भी पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। इनमें विटामिन ए अपना पाया जाता है और ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब भैया आँखों के लिए अच्छा होता है तभी तो रतौंधी रोग हो रहा है इसकी कमी से। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 141 की, तो क्वेश्चन नंबर 141 है, कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो अगर मैं बात करूं आपसे कोशिका चक्र की, तो जो कोशिका चक्र होता है अपना अर्धसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, इनमें क्या होते हैं? कोशिका चक्र विभाजन पाया जाता है। इनमें कोशिका चक्र विभाजन पाया जाता है, इसमें होती हैं आपकी 4 स्टेज होती हैं इसमें आपकी। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है आपकी G1, दूसरी होती है आपकी S, तीसरी होती है आपकी G2 और चौथी जो होती है वो होती है आपकी M स्टेज। तो जो M स्टेज होती है इसको बोलते हैं विभाजन प्रावस्था, ये तो अलग ही बात हो गई। ये जो 3 स्टेज होती हैं इनको बोलते हैं इंटरफेज अवस्था। और इसी में क्या होता है कि जो कोशिका होती है वो विभाजन के लिए तैयार होती है, अपने कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है और इस अवस्था में कोशिका विभाजन हो जाता है। तो जो जीवन फेज होता है उसको बोलते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस, इसको बोलते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस। और जो एस होता है इसको बोलते हैं डीएनए सिंथेसिस। और जो ये G2 होता है इसको बोलते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि हिस्टोन प्रोटीन की, तो जो हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो अपना होता है एस फेज में, ठीक है। किस में होता है? एस फेज में अपना हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना
एस प्रावस्था, क्या हो जाएगा, एस प्रावस्था। अब आ जाओ साहब क्वेश्चन नंबर 142 पर। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि भारत में परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1951 में। कब हुई थी, सन 1951 में हुई थी वो उसकी शुरुआत, ठीक है, 1951 ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 143 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 143 है वो है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है, यानी कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन है वो कौन सा है, इंसुलिन, एड्रेनालिन, मेलेटोनिन और प्रोजेस्टेरोन। तो स्त्री के जो हार्मोन होते हैं वो दो ही होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन किसका होता है, मानव का होता है। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये किसके होते हैं, स्त्री के हार्मोन होते हैं ये दोनों। और मानव का जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो अगर मैं बात करूं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो होता है प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। प्रेगनेंसी में जो सहायता करता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही सहायता करता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 144 की, तो जो इसमें इंसुलिन हार्मोन होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, मधुमेह रोग के लिए। एड्रीनलिन हार्मोन को क्या क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, हमारे बॉडी कलर के लिए जिम्मेदार होता है, शरीर पर जो चकत्ते वगैरह होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है, कौन, मेलेटोनिन होता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 144 पर। क्वेश्चन नंबर 144 अपना निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण है, खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा है। तो खरीफ की फसल का उदाहरण ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो एक्चुअल में ये पूछ क्या रहा है कि रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है। तो कपास, मक्का, सोयाबीन, मटर। तो आप मुझे ये बताइए कि जो सर्दियाँ होती हैं, रबी की फसल कब होती है, सर्दियों में होती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो सर्दियों में उगती है, तो इनमें से जो मटर होती है ना वो रबी की फसल होती है, क्योंकि ये सर्दियों में उगाई जाती है। आप गाजर मटर की सब्जी जो खाते हो वो सर्दियों में ही तो खाते हो, गर्मियों में खाते हो क्या मटर गाजर की सब्जी, नहीं खाते। तो मटर जो होती है वो रबी की फसल में शामिल की जाती है अपनी। अब आ जाओ सब क्वेश्चन नंबर 145 पर। क्वेश्चन नंबर 145 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है, वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है। देखिए वैज्ञानिक शिक्षण विधि और अवैज्ञानिक शिक्षण विधि क्या होती हैं। वैज्ञानिक शिक्षण विधि वे होती हैं जिनमें बच्चा जो होता है वो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि वो करके सीखता है, या फिर क्या होता है उसमें ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, और वो विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो ये सारी चीज़ों को सम्मिलित जब कर लेती है कोई विधि, इन चीज़ों को जब पा लेती है कोई विधि, तो उसी को अपन वैज्ञानिक शिक्षण विधि कहते हैं। तो देखिए आपको मैं बताऊं, कहानी विधि, मनोदैहिक विधि, मूल्यांकन विधि, प्रश्नावली विधि। तो ये पूछ रहा है इनमें से वैज्ञानिक शिक्षण विधि कौन सी नहीं है। तो जो मूल्यांकन विधि होती है वो वैज्ञानिक विधि होती है भाई, मूल्यांकन विधि क्या होती है, वैज्ञानिक विधि होती है। प्रश्नावली विधि जो होती है वो भी वैज्ञानिक विधि होती है। मनोदैहिक विधि यानी कि साइको फिजिकल मेथड जो होता है वो भी वैज्ञानिक होता है। लेकिन जो कहानी विधि होती है, कहानी विधि जो होती है वो कोई वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि इसमें कहानी में क्या होता है, एक इंसान होता है और वो किसी को क्या कर देता है, कहानी जस्ट सुना देता है। तो ये क्या हो गया, एक रटने टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, वो हालांकि याद भी हो जाती है इसके बाद नहीं, लेकिन इसमें वैज्ञानिकता नहीं पाई जाती ना, स्थायीपन नहीं है, बच्चा करके नहीं सीख रहा है, तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है इसमें। तो ये क्या नहीं है, वैज्ञानिक विधि नहीं है, इसको वैज्ञानिक विधि से अपन साइड कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 है आपका, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जो मूल्यांकन होता है आपका, एवेल्युएशन होता है, उसका जो मेन जो पर्पज है वो क्या है, शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना। तो ये तो भाई कुछ चीज़ होती नहीं है कि अब शिक्षार्थियों की जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनकी हमेशा त्रुटि निकालते रहो, तो इससे क्या होगा, उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी और वो फिर मतलब पढ़ेंगे नहीं, वो रुचि नहीं लेंगे किसी चीज़ में, हीन भावना के शिकार हो जाएंगे। तो त्रुटियां तो अपन को निकालनी नहीं है, जितना हो सके बच्चों को अपन को सिखाना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि ये गलती कहाँ कर रहा है और गलती को उसको क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, शिक्षार्थियों को प्रोन्नति प्रदान करना, सीखने की कमी का निदान एवं उपचार करना।
तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है निदान और उपचार। क्या होता है? सीखने की कमी का निदान एवं उपचार। निदान और उपचार क्या होता है? उपचार के लिए क्या करते हैं? रीमेडिकल क्लासें लगाई जाती हैं। क्या लगाई जाती हैं? क्लासें लगाई जाती हैं, ठीक है। और निदान किया जाता है। निदान में क्या होता है कि जैसे एक बच्चा है और हमें पता है कि इसको ये चीज़ नहीं आ रही है, तो हम उसके अंदर से ये जानेंगे कि इसको ये चीज़ क्यों नहीं आ रही है। और जब हमें ये चीज़ पता चल जाएगा कि इसको ये चीज़ इसलिए नहीं आ रही है, तो हम उसका फिर करेंगे उपचार। यानी कि उसको क्या देंगे? फिर हम उसको एक्स्ट्रा अलग से क्लास देंगे, अलग से पढ़ाएंगे, उन कमियों को दूर करेंगे। तो मूल्यांकन का भैया जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है निदान एवं उपचार करना। तो ये जो एक बात और बताऊँ मैं कि जो प्रोन्नति होती है ना, प्रोन्नति यानी कि प्रोन्नति जो होती है, ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसको अपन कभी आंसर नहीं मानते, प्रोन्नति वगैरह ऐसा जो होता है, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 147 पर। क्वेश्चन नंबर 147 है अपना, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण? अब मैंने आपको ऊपर बता दिया कि श्रव्य दृश्य उपकरण क्या होते हैं। श्रव्य दृश्य उपकरण वो होते हैं जिनमें अपन सुन भी सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं, विजुअलाइजेशन जिनमें होता है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो चलचित्र। चलचित्र का मतलब क्या होता है? मूवीज। जो मूवी होती है उनको चलचित्र कहते हैं। लैपटॉप में अपन मूवी देख सकते हैं और कुछ भी देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। और ये अपना टेलीविज़न यानी टीवी में भी अपन क्या देख सकते हैं? सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये क्या है? चौथा पॉइंट है चित्र विस्तारक यंत्र। चित्र विस्तारक यंत्र को बोलते हैं एपिडायस्कोप। एपिडायस्कोप का जो यूज किया जाता है वो किसी चित्र को बड़ा करके पर्दे पर दिखाने के लिए किया जाता है। किसी चित्र को बड़ा करके पर्दे पर दिखाने के लिए एपिडायस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये एक प्रकार से क्या हो गया? ओनली दृश्य सामग्री हो गई। तो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? तो चित्र विस्तारक सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डी ही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148 है अपना कि घर्षण बलों का सही घटता क्रम क्या है? घर्षण बल मतलब फ्रिक्शन, घर्षण बल मतलब फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। और जो घर्षण बल जो होता है वो क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु है वो गति कर रही है तो इसके जो विपरीत लगता है, जैसे गति इधर हो रही है इसकी, और इस गति को मतलब रोकने के लिए जो विपरीत लगेगा इसके इधर की साइड, वो घर्षण बल होगा। फ्रिक्शन बल जो होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। ये पूछ रहा है घर्षण बलों का सही घटता क्रम कौन सा है? घटता क्रम का मतलब क्या हो गया कि जो आगे वाला होगा उसका जो घर्षण का मान होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। जो सबसे पहले होगा उसके घर्षण का मान जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा घर्षण जो होता है वो किस में होता है? रोलिंग, स्टैटिक या स्लाइडिंग, लौटनिक, स्टैटिक या सर्पी। तो लौटनिक, स्टैटिक, सर्पी ये क्या वाला है, क्या होती हैं ये? तो मैं आपको एक चित्र बता दूं? ठीक है, बता देता हूँ। मैंने वो डाउनलोड किया हुआ है और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये घर्षण वगैरह फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है। एक मिनट देखिए, ये आपके ये रहा देखिए, ये होता है इसमें, ये तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ऊपर वाला। नीचे वाला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और थर्ड नंबर वाला जो होता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जो है फ्रिक्शन के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जैसे स्थैतिक घर्षण है ना, ये स्थैतिक घर्षण है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है कि फोर्स लग रहा होता है, फोर्स अपन इधर से लगाते हैं, लेकिन इसका जो खुद का जो मोशन होती है, खुद की जो गति होती है वो कितनी होती है? वो जीरो होती है, खुद की गति कुछ नहीं होती। यानी कि इसको जो इधर से क्या लगेगा? इसका घर्षण लगेगा। इधर से क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें लगभग जब संतुलित हो जाती है तो बल का मान बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है हमें। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है, बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है इधर। अगर मैं बात करूँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, यानी कि जस्ट स्लाइड करना किसी चीज़ को, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? सर्पी घर्षण जो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत खुद का भी स्लाइडिंग मोशन होता है। खुद का भी क्या होता है? स्लाइडिंग मोशन होता है। यानी कि जब कोई चीज़ जैसे स्लाइड पर चलती है तो वो क्या करती है? अपनी खुद की भी गति से चलती है थोड़ी बहुत, और इधर से इस पर क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। इधर से इस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो इसका जो मान होता है इससे क्या होता है? थोड़ा कम होता है। और अगर मैं बात करूं रोलिंग फ्रिक्शन की, तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? जैसे बॉल ऐसे
क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो इसमें इधर से फोर्स लग रहा है, इसका रोलिंग फ्रिक्शन है, ऐसे ऐसे राउंड ऐसे, तो इसमें इधर से क्या लग रहा है, फ्रिक्शन यानी घर्षण लग रहा है। तो इसका जो फ्रिक्शन का मान होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि इसमें जो घर्षण लगता है वो सबसे कम लग पाता है। इसमें देखिए यहाँ तक लग रहा है, इस पूरी सतह तक घर्षण लग रहा है, इसमें यहाँ तक लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो घर्षण लग रहा है वो ओनली यहाँ पर लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो घर्षण का मान होता है वो स्टैटिक घर्षण का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण का होता है। उससे थोड़ा कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन का होता है, यानी कि तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा बताइए आप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने कौन सा बताया था, स्टैटिक बताया था ना, पहले स्टैटिक बताया था, ऐसे पहले स्टैटिक था, फिर स्लाइडिंग था ये वाला, फिर क्या था, फिर था इसमें रोलिंग वाला। तो सबसे ज़्यादा घर्षण स्लाइड में उसमें सॉरी स्टैटिक में होता है, फिर स्लाइड में होता है, फिर रोलिंग में होता है। तो हमारा आंसर नंबर डी सही होगा। इसमें कौन सा होगा, डी होगा, स्थैतिक सर्पी और लोडनिंग। सबसे पहले स्थैतिक घर्षण, फिर सर्पी घर्षण, फिर लोडनिंग घर्षण। आशा करता हूँ बिल्कुल मस्त तरीके से समझ में आया होगा आपके, ठीक है। आप चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 149 पर। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कहता है, अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। एक कोई वस्तु है और वो आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन क्या होगा। क्या कहा क्वेश्चन में, किसी को समझ में आया होगा। एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। एक कोई वस्तु है और वो आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है, ये आर त्रिज्या का मान लो वृत्ताकार पथ है, और इस पर ये एक वस्तु है, कोई वस्तु है वस्तु, और वो क्या कर रही है, गति कर रही है। तो एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है। अर्धवृत्त कहाँ पूरा किया इसने, यहाँ पर। जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन क्या होगा। अब दूरी व विस्थापन का टॉपिक भैया मैं बता चुका हूँ आपको पहले, ठीक है। तो दूरी क्या होती है, दूरी होती है जो संपूर्ण जो चाल चली जाती है वो दूरी होती है। और विस्थापन क्या होती है, विस्थापन होता है फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगी इसकी यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये वाली जो है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। अलग बना के बताता हूँ, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका केंद्र बिंदु हो गया, आर त्रिज्या का वो है ये, आर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है। तो जब अगर मैं दूरी की बात करूँगा तो ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। और जो पूरे वृत्त की अगर मैं बात करूँ तो पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, पूरे वृत्त की परिधि होती है अपनी 2πr। तो मैं आधे वृत्त की परिधि लूँगा तो 2 का भाग दूंगा, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, πr। तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी πr। तो πr तो भैया हो गई इसकी दूरी। अब बात करेंगे हम विस्थापन की। तो इसका विस्थापन जो होगा वो फर्स्ट पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है। तो r यहाँ से यहाँ तक है, r यहाँ से यहाँ तक है, और r को r से जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2r बन जाएगा। तो πr और 2r, ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है भैया, कहाँ है, देखो ढूंढो इसको। तो ये रहा πr और 2r। तो इसका जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 149 का। आशा करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 है कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो उसका जो दूसरा सिरा होता है विकिरण की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, सम्मेलन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, चालन की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। क्यों, ये आंसर क्यों होगा, क्योंकि जो लकड़ी की चम्मच है, जो लकड़ी होती है उसमें क्या नहीं होता, ना तो विकिरण चलती है उसमें, ना कोई आवेश चलता है, ना कुछ होता है, वो क्या रहती है, न्यूट्रल रहती है लकड़ी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ठंडा नहीं होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।